घटना 15 अगस्त 1947 के बाद से शुरू होती है, क्योंकि जब अंग्रेज यहां से जा रहे थे, भारत आजाद हुआ था, बहुत सारे लोग जो कि धर्म के आधार पर बट गए थे, इनको मुसलमानों को कहा गया कि तुम पाकिस्तान तुम्हारा देश होगा, और जो पाकिस्तान में बसे हुए हिंदू थे वो स्वतः ही इस डर में कि जब यहां धर्म के आधार पर एक देश बन गया है तो हमारा अस्तित्व तो क्या ही होगा, इसलिए बड़ी संख्या में लोग पलायन करके भारत आने लगे। उस पलायन के दौर में हजारों लोगों की मौत हुई, धार्मिक हिंसा भड़की, और जो हालात हुए वो कई फिल्मों में कईयों बार बयान किए गए हैं। 15 अगस्त 1947 के अंदर ही एक और घटना घटी थी, और वो ये थी कि भारत, देखिए मैं इसको एक बार थोड़ा सा मैप से आपको समझा दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ें तो बेहतर होगा। आप इस भारत के मैप को देखें। 15 अगस्त से पहले, 15 अगस्त से पहले भारत, ये पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब भारत का हिस्सा हुआ करता था ना। उस समय पर अंग्रेजों का कब्जा दो प्रकार से था भारत में। एक, ये जो आप येलो कलर में देख रहे हैं, ये वो क्षेत्र था जहां ब्रिटिशर्स डायरेक्ट कंट्रोल करते थे, यानी कि यहां पर ब्रिटिशर्स की ही सरकार होती थी, करता धरता ब्रिटिशर्स ही हुआ करते थे। और जो ये आप दूसरे कलर में, आप नीले कलर में जो ये जगह देख रहे हैं, ये वाले जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वो राजघराने थे जिनसे ये कहा गया था कि आप लोग हमारी ही नीचे रहेंगे, हमारी महारानी के अंडर में आप सुरक्षित रहेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली ने इन लोगों को कभी यह कहा था कि आप भले ही अपने क्षेत्र के राजा हो, लेकिन यह मान लो कि आपने हमारी रानी की सरपरस्ती कबूल कर ली है, ब्रिटेन की महारानी के आप अंडर में हैं, अब आपको कोई नहीं छुएगा, आप अपना राज चलाते रहें और राज के साथ साथ हमें टैक्स देते रहें। आपको अपना राज चलाना है, चलाएं, आप प्रिंसली स्टेट्स हैं, आप रियासतें हैं, राजा जी यहां बैठेंगे, राजा अपने तरह से राजकाज करते रहेंगे अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि आपको हमसे दिक्कत ना हो, क्योंकि हमने तो आपको सब तरफ से घेर ही लिया है। अगर ज्यादा दिक्कत करोगे तो हम आपके राजघराने को भी अपने अंडर में कर लेंगे। राजाओं को भी लगा कि चैन से अगर रहने का मौका मिल रहा है तो रहते हैं। ऐसे में बहुत से राजा उनको अपनी तरफ से कर देना शुरू कर दिए, टैक्स देना शुरू कर दिए। ये वो रियासतें हैं जो आपको भिन्न कलरों में दिख रही हैं। अंग्रेज जब जाने लगे तो सबसे पहले जो ब्रिटिश इंडिया वाला हिस्सा था, ये तो भारत को मिल ही गया। ब्रिटिश इंडिया ही दो भागों में बटा था, भारत और पाकिस्तान में। तो जो पाकिस्तान वाला हिस्सा आप येलो देख रहे हैं, बांग्लादेश वाला हिस्सा जो आप येलो देख रहे हैं, जो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था, ये पाकिस्तान बन गया। जो भारत में बचे हुए हिस्से थे, जैसे सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस, ये भारत के हिस्से हो गए। इनके अलावा इन रियासतों से कहा गया कि अब आप आजाद हैं, आपकी आजादी में आपको जिस देश के साथ मिलना है मिले, आप भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले, या फिर आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। अर्थात आपका मन करता है कि मुझे तो अपना राज चलाना है, जैसे हैदराबाद को लगा था, जैसे जूनागढ़ को लगा था कि उसे पाकिस्तान में मिलना है। अर्थात रियासतों से साफ कह दिया आपकी मर्जी। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि वीपी मेनन साहब के साथ मिलकर भारत की इन रियासतों को भारत में ही मिलाने की जिम्मेदारी लेकर चल रहे थे, भारत के एकीकरण की बातें कर रहे थे, उन्हें यह पता चलता है कि जूनागढ़ जो है ना, वो पाकिस्तान में मिलने का फैसला ले लिया है। अब आप देखें कि 15 अगस्त 1947 को गुजरात के नजदीक, अगर आप मैप में देखें तो गुजरात संपूर्ण भारत में आ चुका है, और एक छोटा सा हिस्सा, यह हिस्सा कह रहा है कि मुझे तो पाकिस्तान में मिलना है। क्या कोई उठाकर लेके चला जाएगा पाकिस्तान? स्वाभाविक सी बात है, नहीं, क्योंकि समुद्र के अंदर अगर आप यहां डले हुए हैं तो यहां से आप पाकिस्तान कैसे पहुंचेंगे? तो बोले पानी के थ्रू टच में हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बांग्लादेश टच में होगा। बोले पानी के रास्ते टच हो जाएंगे तो हम लोग पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। ऐसा किसने फैसला किया? ऐसा उस समय जूनागढ़ के नवाब हुआ करते थे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग माहौल था। यहां की 80% जो पॉपुलेशन थी वो तो हिंदू थी, 20% पॉपुलेशन मुस्लिम थी। नवाब यहां के मुस्लिम थे, उन्होंने पाकिस्तान में मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। इसके पीछे की भी एक कहानी है। कहानी क्या है? नवाब समझो कि राजा साहब जो थे, उनका जो प्रधानमंत्री था, वो जो दीवान की पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति था, वो था शाहनवाज भुट्टो, जो कि सिंध प्रोविंस से मुस्लिम लीग का सदस्य चुना गया था। सिंध प्रोविंस गुजरात से जस्ट ऊपर की तरफ, यानी नॉर्थ की तरफ। अब ये शाहनवाज भुट्टो कौन है? शाहनवाज भुट्टो
अगर आप बेनजीर भुट्टो जाने, जुल्फिकार अली भुट्टो जाने, उनसे जुड़े हुए लोग हैं ये, ठीक है, यानी कि उनके फादर साहब, ठीक है साहब। अब शहनवाज भुट्टो दीवान थे इनके, इनके किनके? नवाब साहब के। नवाब साहब कौन? जूनागढ़ के नवाब। इन्होंने पाकिस्तान में मिलने के लिए अपनी तरफ से इच्छा व्यक्त कर दी कि साहब हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, क्योंकि शहनवाज जो इनके पीएम हैं वो जिन्ना के बहुत करीबी थे। जिन्ना से बोले कि सर वहां पर एक मुस्लिम नवाब है, वो आपसे मिलना चाहता है। ऐसे में इन्होंने तय किया कि हम अपनी तरफ से पत्र भेजते हैं कि यह पत्र पकड़िए और हमारे साथ में जूनागढ़ मिलने आ रहा है, ठीक है। तो एक तरह से जब अंग्रेज हमको छोड़कर गए, रियासतों से कह गए कि अब आपका जो लैप्स ऑफ पैरामाउंसी था, यानी कि जो हमारे आपके ऊपर अधिकार था, वो अब खत्म, और हम लोग अब आपको ऐसे ही छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में जूनागढ़ के साथ में जो घटना घटी वो ये थी कि जूनागढ़ के जो नवाब महाबत खान थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाने का ऐलान कर दिया, और इनके जो दीवान थे शाहनवाज भुट्टो, वो पूरी तरह से उधर मुस्लिम लीग में जिन्ना के साथ बातचीत कराने में लगे हुए थे। बहुत सी किताबों में अपने अपने इस पूरी घटना को लेकर जिक्र है। कहते हैं कि शाहनवाज जुलाई 1947 में जिन्ना से मिलते हैं, यानी कि अगस्त से जस्ट पहले, और जिन्ना को बंटवारे की तारीख तक शहनवाज से शांति बनाए रखने की कहते हैं। शहनवाज जिन्ना की बात को मानते हैं, लेकिन जैसे ही 15 अगस्त की तारीख आती है, भुट्टो ने ऐलान कर दिया कि जूनागढ़ तो पाकिस्तान में जाएगा। अब यह ऐलान जिन्ना की सहमति पे ही हुआ था। शहनवाज भुट्टो ने जिन्ना को बता के ही किया था। यहां पर लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह को भी मतलब किनारा कर दिया गया था, जो कि ये समझा रहे थे कि भैया ऐसा करना आप लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा। ये है वो शहनवाज भुट्टो जिन्हें फैमिली ट्री में अगर आप देखें तो ये रहे शहनवाज भुट्टो। इनके बेटे हुए जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी हुई बेनजीर भुट्टो, बेनजीर भुट्टो जिनको कि आतंकियों ने मार दिया था, पीएम रही थी। इन्हीं के बेटे हैं बिलावल अली भुट्टो, जिनके ऊपर कई बार मीम बनते हुए आपने देखे हैं, ये विदेश मंत्री भी रहे हुए हैं। बेनजीर भुट्टो के पति आसिफ अली जरदारी, जो इस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी की पोजीशन थी शहनवाज भुट्टो की, ये कितना ज्यादा मायना रखते थे, ठीक है। कई किताबों में से एक, जैसे राजमोहन राय गांधी की जो किताब है, इसके अंदर लिखा गया कि इस संग्राम के अंदर लगभग 7 लाख लोग जो जूनागढ़ में रहते थे, उनमें से 80% हिंदू थे। जूनागढ़ के नवाब जब यूरोप में थे तो राजमहल में कुछ अनबन हो रही थी। सिंध में मुस्लिम लीग के लीडर जो शाहनवाज भुट्टो थे, ये दीवान बन गए थे, और ये भुट्टो के साथ और जिन्ना के साथ गहरा संबंध रखते थे। ऐसे में जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाते समय जनता की राय नहीं ली गई थी। ऐसे में काठियावाड़ के नेताओं की सलाह को भी भुट्टो ने नहीं माना। जनता नहीं चाहती थी कि जूनागढ़ पाकिस्तान में मिले, लेकिन जूनागढ़ के पाकिस्तान में नवाब ना मिल जाएं, इससे बचने के लिए तरीका क्या अपनाया जाए। क्यों? क्योंकि जूनागढ़ के नवाब ने तो प्रॉपर तरीके से एक ट्रीटी ऑफ एक्सेशन लिख करके पाकिस्तान को भेज दी कि साहब ये पकड़ो विलय पत्र, ये वो विलय पत्र है जो कि पाकिस्तान को भेज दिया गया। जूनागढ़ के विलय को पाकिस्तान में करना वाला जो दस्तावेज है, ये आपके सामने यहां तस्वीरों में दिख रहा है। इसको भेज दिया गया था कि साहब हम तो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। जनता चाहती नहीं तो क्या करें। इस बीच में एक तरीका हो सकता था, और वो तरीका क्या था? तरीका यह था कि जनता खुद अपनी सरकार बना ले। देखो, राजा का फैसला मानना पड़ेगा क्योंकि रियासत है, लेकिन रियासत की एवज में एक ऐसी स्थिति बन सकती है जो अंतरिम सरकार की होती है, जैसे बांग्लादेश में हुआ है अभी। जैसे शेख हसीना जो है, उनके स्थान पर अभी मोहम्मद यूसुफ के केस में अंतरिम सरकार बनी है, और दुनिया वाले उस अंतरिम सरकार को भी वैल्यू दे रहे हैं। भारत की तरफ से भी उनको ग्रीटिंग दी गई है, तो अमेरिका की तरफ से भी दी गई हैं। सब लोग उनसे वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे कि एक ओरिजिनल सरकार हो। हालांकि मोहम्मद यूसुफ कोई चुनी हुई सरकार से नहीं आए हैं, उसके बावजूद उन्हें वैल्यू मिल रही है। ऐसे ही एक विकल्प निकल कर आया कि नवाब को अगर पाकिस्तान में मिलने का दस्तखत कर दिया, एक्सेशन पेपर साइन कर दिया, तो अब इसके ऊपर कोई दूसरा तरीका क्या निकाला जाए। बोले दूसरा तरीका यह है कि यहां की जनता खुद अपनी सरकार बना ले, और ऐसे में वो सरकार उस नवाब को अपनी तरफ से किनारा कर दे कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम अपना फैसला खुद करेंगे। इसी के लिए जूनागढ़ के अंदर एक सरकार का गठन, अंतरिम सरकार के गठन का निर्णय लिया गया, और उसको कहा गया आरजी हुकूमत। आरजी हुकूमत का गठन हुआ, जूनागढ़ आरजी हुकूमत, जिसने अपने स्तर पर यह फैसला किया
कि हम राजा के साथ नहीं जाएंगे। और आरजी हुकूमत ने अपने साथ कुछ अपने नेता प्रधानमंत्री बनाए और एक प्रकार से नवाब को किनारा कर दिया कि नवाब साहब आप अपना फैसला जो भी लें, हम आपके साथ नहीं चलेंगे। ठीक है साहब। ऐसे में भारत की तरफ से उस समय वीपी मेनन साहब लगातार लगे हुए थे इनको वो तरीके बताने के लिए ताकि भविष्य में कोई बवाल ना कटे। यही है वो जूनागढ़ के नवाब। अच्छा, एक चीज यहां पर और ध्यान देने योग्य है, भारत चाहता तो सैनिक कार्रवाई करके भी उसे अंदर ले सकता था, लेकिन भारत उस प्रक्रिया में भविष्य में किसी प्रकार की दांवपेच में नहीं फंसना चाहता था। इसलिए जनता को ही राय लेने के लिए कहा जा रहा था, समझाया जा रहा था कि आप अपने हिसाब से फैसला लें, आप डिसाइड करें कि आप मिलना चाहते हैं कि नहीं। हां, भारत ने एक काम जरूर किया था, जूनागढ़ के आसपास इस तरह से बॉर्डर फेंसिंग कर दी थी ताकि उन लोगों को यह पता चले कि भविष्य में भी जूनागढ़ को आइसोलेट करके भूखा मारा जा सकता है। बॉर्डर्स पर कहा जाता है कि सेना की तैनाती, पानी के अंदर जहाजों की तैनाती, ताकि जूनागढ़ की कनेक्टिविटी पाकिस्तान से कट जाए, भोजन तक के लिए मोहताज हो जाए। ऐसे में यह कहा जाता है, रिपोर्ट्स हैं, मतलब इसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कहीं नहीं मिला है, तो ऐसे में जूनागढ़ को आइसोलेशन का डर सताने लगा और यहां की आबादी को लगा कि कल को अगर हम बाई चांस पाकिस्तान बन गए तो ये तो हमें भूखा मार देंगे, बेहतर यही है कि भारत से ही मिला जाए। लेकिन भारत इसमें आरजी हुकूमत के फैसले के साथ साथ जनता का फैसला भी चाहती थी, जनमत संग्रह करा के, और बाकायदा यहां पर वोटिंग करवाई गई और उस वोटिंग में यहां के लोगों से राय लेते हुए कि हां भाई बताओ कौन किस तरीके से किस तरह जाना चाहता है। ऐसे में भारत के साथ में उन्हें कंट्रोल में लिया गया। 9 नवंबर 1947 के दिन जूनागढ़ को नियंत्रण में लिया गया और इसीलिए 9 नवंबर को जूनागढ़ स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। जूनागढ़ में बकायदा यहां पर वोटिंग करवाई गई 20 फरवरी 1948 को, जहां 2 लाख मतदाताओं ने वोट दिया। उनमें से 1,90,870 मतदाताओं ने भारत का साथ दिया और मात्र 91 मत जो हैं वो पाकिस्तान के समर्थन में गए। अर्थात हमने ना केवल वहां पर आरजी हुकूमत जो सरकार है उसके तरीके से, बल्कि वहां पर जनमत करा करके भी इस विषय को डिक्लेयर किया था। ठीक है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहां पर पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हमारे पास ट्रीटी ऑफ एक्सेशन आ गया था इसलिए वो हमारा है। भारत कहता है कि हमने वहां की जो अंतरिम सरकार थी उसका निर्णय सुना। नंबर दूसरा, हमसे वहां पर शाहनवाज भुट्टो ने भी कहा, शाहनवाज भुट्टो का यहां पर एक बयान आता है जिसमें वो भारत से कहते हैं कि वो अपनी सरकार बना ले इस जगह पर। बोले हमको तो ये कहा गया था, हमने इसलिए ऐसा किया। पाकिस्तान इस मामले को यूएन लेकर चला गया कि सर देखो इन्होंने इस तरह से वहां पर कब्जा कर लिया है। इस बात में एक और बात निकलती है और वो ये है कि कहते हैं सरदार पटेल जो थे ना, वो शुरुआत में कश्मीर में इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन जब पाकिस्तान ने यह गेम खेला कि ट्रीटी ऑफ एक्सेशन के दम पर वो पाकिस्तान वाले जूनागढ़ को अपना बताने लगे कि साहब जूनागढ़ के नवाब ने हमको बोल दिया है, तो बोले फिर कश्मीर क्या बुरा है। कश्मीर के राजा हरि सिंह थे जो हिंदू राजा थे, पॉपुलेशन मेजॉरिटी में वह मुस्लिम थी, तो भारत ने उनके राजा से कहा कि अगर तुमको सुरक्षा चाहिए तो आओ और हमें ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन कर लो। तो हरि सिंह ने कश्मीर का जो भारत में विलय पत्र था वो कहते हैं कि जूनागढ़ से प्रेरित था। जूनागढ़ वाले जैसे लेटर दिखा के पाकिस्तान में मिल रहे थे, ऐसे कश्मीर वालों को लेटर दिखा के भारत में मिला लिया। तो ये दोनों मुद्दे कहते हैं कि शुरुआत में कश्मीर को लेकर के जूनागढ़ और हैदराबाद, ये 2 मामले ऐसे थे जहां पाकिस्तान ने भारत की सीमा के अंदर 2 रियासतों को अपना बताने का दुस्साहस किया। तो फिर कहते हैं साहब पटेल साहब जो है ना, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, उस जगह को भी अब अपन करते हैं अपना। तो इस प्रकार से पूरी तरह से जूनागढ़ जो है वो बना और उसके बाद में फिर हैदराबाद भारत का हिस्सा बना